दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो है अपने भानगढ़ के किले की। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में बहुत प्राचीन किले व हवेलियाँ हैं, हर शहर में मौजूद है। हर किला व हवेली अपनी एक अलग कहानी बयान करता है। कई किले मुस्लिम राजाओं के हैं तो कई हमारे हिंदू राजाओं के हैं। कुछ बड़े बड़े किले एवं हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उसकी देखरेख करती है और समय समय पर उसकी मरम्मत कराती रहती है। ऐसा ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ के किले के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका डिजाइन एक किले के आकार का है। यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यह हदायत जारी करी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश करे परंतु सभी नाकाम रहे। सतेंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहाँ भी उसने अपने सहकर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे खुद अंदर जाकर देखना होगा। एक रात जब सतेंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी तो उसने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है, वह अंदर जा सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नज़रों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरा गई थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहाँ पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किले की दीवारों खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देख वो बहुत हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी निकल रही थी। उसने दीवारों के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक ज़बरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। वह ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वह आवाज़ उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस ज़माने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वह उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी दासियाँ वहाँ घूम रही थी। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सतेंद्र ने जब वहाँ लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें देख वह डर गया और एक खंबे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनके आते ही ढोल बजने लगे और दासियों फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सतेंद्र ने महल में नज़र दौड़ाकर देखा तो उसने पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। सतेंद्र ने नज़रें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। वह जैसे ही खंबे के पीछे से निकल आगे बढ़ने को हुआ
तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। सतेंद्र की नज़रें द्वार पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सतेंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया और वहाँ खड़े हुए उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया। कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उस पर फूलों की वर्षा करी। सतेंद्र को अब सब समझ में आ गया था। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि ये सब जो उस दिख रहा है वह एक छलावा है, पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहाँ खड़े होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने ही जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सतेंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंभे के पीछे खड़े सतेंद्र पर पड़ा। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही सतेंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सतेंद्र चीख चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी, राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। हाँ महाराज, यही है वह मनुष्य। खंबे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, इसके साथ क्या करना है? मंत्री बोला। अरे आप यह कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं? सतेंद्र ने चिल्लाकर बोला। तभी एक सिपाही ने सतेंद्र पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। महाराज से चिल्लाकर बात करता है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो। यही इसका अंजाम होगा, राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी। नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सज़ा मैं दूंगी। सतेंद्र को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सच है या छलावा है। उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख ले तो वह बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश करी, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों से जकड़ दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तुमने जो किया वह पाप है और पाप की माफ़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ सज़ा होती है, राजकुमारी गुस्से से बोली। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसवाए। वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसने अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह इस किले का राज जानने यहाँ आ गया, क्यों उसने अपनी सहयोगिता की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं यह विवाह संपन्न करके ही रहूँगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गरम लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नज़रों को ही ख़त्म कर दूंगी, राजकुमारी ने रौद्र रूप धारणा करते हुए कहा। सिपाही गरम लोहे की सलाखें ले आए। सतेंद्र को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गरम लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। वह झटपटाने लगा, पर क्योंकि उसको बांध रखा था इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख सतेंद्र के हाथ पैर फूल गए। वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देख उसके मुंह से चीख निकल गई।
मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आईं। साहब, सुबह हो गई, उठ जाइए। आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हुए हैं? सतेंद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह सकपका कर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहाँ गेट के पास सोते हुए पाया। सतेंद्र को इतना तो याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई, वह कब वहाँ पहुँचा, और कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता है शायद उसको कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा था कि वह उस समय वहाँ था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। वह वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा। वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर गया था और उन मृत लोगों को जीवित शरीर में देखा। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ के किले से जुड़ा हुआ है, वह राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में सभी की भलाई है। आई होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू, गुड नाइट।